फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी विषय के बचे हुए सभी अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने हिंदी के 2 पार्ट्स को कंप्लीट करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो फ्रेंड्स आप चेक कर लें। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ एक बात और बता दें, हमारे इस चैनल पे सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि कुल 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फ्रेंड्स, यहाँ पे विकर्ण लिखा हुआ है जो गलत है। तीसरी संधि विसर्ग संधि होती है। फ्रेंड्स, जो हम बुक्स पढ़ते हैं उनमें काफ़ी सारी गलती दे रखी होती हैं और हम उन गलतियों को ऐसे ही पढ़कर एग्ज़ाम देने के लिए चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम में भी गलत लिखते हैं और हमारे नंबर कट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी गलती ना हो उसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब संधि के बारे में समझते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल, जोड़ना या मिलाना। जब 2 शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसी को संधि कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं सर्व, धन, उच्च, तो सर्व का व और उच्च मिलके सर्व, उच्च मिलके सर्वोच्च हो जाता है। चिर, धन, आयु, तो ये दोनों मिलकर हो जाते हैं चिरायु। और फ्रेंड्स, संधि 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्त करना, जिसको बोलते हैं संक्षिप्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। फ्रेंड्स, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं। जहाँ कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वही समास है। जैसे कि रसोई के लिए घर, इसको हम क्या बोलेंगे? रसोई घर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास कुल 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत भाषा से आए शब्द जो उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं जैसे संस्कृत में होते हैं, तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तो फ्रेंड्स, तत्सम के बारे में समझते हैं। जैसे तत्सम, तो तत् का अर्थ होता है उसके, सम मतलब समान, अर्थात जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का विकास तत्सम शब्दों से हुआ है ऐसे शब्दों को तद्भव कहते हैं। फ्रेंड्स, तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए उसी को तद्भव शब्द कहा गया। नेक्स्ट है, देशज शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत से भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से प्राप्त शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। फ्रेंड्स, देशज शब्द ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का मूल का पता नहीं चलता कि वो शब्द आखिर किस भाषा से आए, तो ऐसे शब्द वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, लोटा, कटोरा, जूता, चिड़िया, खिचड़ी, तो इन सब शब्दों का पता नहीं कि ये कौन सी भाषा से हैं, तो ऐसे शब्दों को ही हम देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं।
फ्रेंड्स, सरल वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है, या जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वही सरल वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, राम जाता है, तो यहाँ राम करता है और एक ही क्रिया जाता है, बस इतना होता है, वही सरल वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक सरल वाक्य और समुच्चय बोधक से जुड़े हुए वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों एवं सभी उपवाक्य प्रधान हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मीरा बहुत बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई। तो फ्रेंड्स, इसमें दो वाक्य हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो मीरा बहुत बीमार थी इसलिए वह स्कूल नहीं आई। इस तरीके के वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक उपवाक्य हों और वे प्रधान वाक्य पर आश्रित हों, ऐसे ही वाक्यों को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमित ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था। यानी अमित ने वह घर खरीदा जो, कौन सा घर? जो उसके चाचा का था। कर्ता या भाव के अनुसार प्रयोग की गई है, वाच्य कहलाता है। फ्रेंड्स, वाच्य का क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वह वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वही वाच्य कहलाता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स, वाच्य कुल 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य कुल 8 प्रकार के होते हैं, विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, इच्छार्थक तथा विस्मयार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशल कौन कौन से हैं? तो भाषाई कौशल मुख्यतः 4 हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिनको हम शॉर्ट में सुबोपली भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना कौशल का क्या अर्थ है? तो सुनना कौशल का अर्थ बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करने से है जिससे वे किसी कथन को ध्यान से सुन सकें, उसका सही अर्थ समझ सकें, सुनी हुई बात पर चिंतन एवं मनन कर सकें और उचित निर्णय ले सकें। तो फ्रेंड्स, सुनने के कौशल को विकसित करने के लिए हमको एक शांत और सुगम वातावरण की आवश्यकता होती है, जिससे बालक का ध्यान कंप्लीटली उस बात पर जाए जो शिक्षक कह रहा होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में बोलने कौशल का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? तो हम एक दूसरे से जो बातें करते हैं या समझाते हैं, सभी में बोलने की प्रमुखता रहती है। भाषा की शिक्षा मौखिक अभिव्यक्ति से ही प्रारंभ होती है। बच्चों में बोलना कौशल का विकास करने की दृष्टि से उचित होगा कि हम उनकी ही भाषा में उनसे बात करें। इससे उसकी झिझक दूर होगी और वे अपनी बात को सहजता से बोल सकेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें जो बच्चे बोलते हैं उन्हीं की क्षेत्रीय भाषा में बात करनी चाहिए, ताकि वो हमारी बात को ठीक से समझ सकें और उसका जवाब दे सकें। बात करने से क्या होता है कि बच्चों की और शिक्षक के बीच की जो झिझक होती है वो खुलती है और वो आपस में एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलना कौशल को प्रभावशाली बनाने वाले गुण कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा, बोलना कौशल के गुण हैं शुद्धता, स्पष्टता, विचार क्रमबद्धता, प्रभाव, अक्षरानुकूलता और प्रवात्पादकता। तो फ्रेंड्स, बात करते समय या बोलते समय बातों में शुद्धता, स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि जो बोल रहे हैं वो सही और स्पष्ट रूप से बोला जाए, ताकि सामने वाला हमारी बात को
समझ सके। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पठन क्षमता का विकास कैसे करोगे? तो बच्चों में पठन क्षमता विकसित करना तभी संभव हो सकता है जब हम उन्हें पूर्णता से अंश की ओर, अर्थात पहले वाक्य सिखाएं, फिर शब्द और उसके बाद वर्ण सिखाएं। फ्रेंड्स, बच्चों को प्रारंभ में वर्णों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता है, वो सिर्फ वाक्य बोलना जानते हैं। तो उनको अपनी बातों को समझाने के लिए पहले वाक्य सिखाए जाएं, उसके बाद उन्हें शब्द का ज्ञान करा जाए, उसके बाद वर्ण का ज्ञान किया जाए। नेक्स्ट है, पढ़ने की क्षमता का विकास किन विधियों द्वारा किया जा सकता है? तो वार्तालाप विधि के द्वारा, शब्द चित्र कार्ड्स के द्वारा, आदर्श पठन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, उच्चारण में संशोधन के द्वारा और पढ़ने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बच्चों में पढ़ने की क्षमता का विकास वार्तालाप यानी बातों को करके, उनसे वार्तालाप करके, शब्द चित्र कार्ड्स के द्वारा यानी कि उनको ऐसे चित्रों के कार्ड्स दिखाए जाएं जिन पे शब्द लिखे हों, उनके द्वारा, और आदर्श पाठन के द्वारा और अनुकरण के द्वारा यानी कि हम जैसा बोलें उनसे भी सेम उसी के जैसा बुलवाया जाए, जिससे उनमें पढ़ने की क्षमता का विकास हो। नेक्स्ट है, पठन कौशल में बाधक तत्व कौन से हैं? तो अति शीघ्रता के साथ पढ़ना, अटक अटक कर बोलना, व्याकरण तत्वों के ज्ञान का अभाव, एकाग्रता का अभाव पठन कौशल में बाधा पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, कुछ बच्चे अटक अटक कर पढ़ते हैं और व्याकरण तत्वों का ठीक से ज्ञान ना होने पर भी वो ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये सब पठन कौशल में बाधक तत्व होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति के प्रमुख आधार क्या हैं? तो लिखित अभिव्यक्ति के प्रमुख आधार प्रथम वर्तनी और द्वितीय व्याकरण सम्मत वाक्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? तो लिखित अभिव्यक्ति के 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता और सुसंबद्धता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कौशल को प्रभावित करने वाले तत्व या दोष कौन से हैं, जिससे हमारे लिखने का जो कौशल होता है उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है, ऐसे तत्व कौन से हैं? तो शिरोरेखा की उपेक्षा यानी कि जो हम शब्द लिखते हैं उसके ऊपर जो लाइन खींचते हैं उसको ना खींचना। नेक्स्ट है, शब्दों के बीच का अभाव। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, 2 शब्द लिखते हैं और उनके बीच में गैप नहीं लगाते, उन दोनों को मिलाकर लिख देते हैं, तो वो होता है शब्दों के बीच का अभाव। नेक्स्ट है, अक्षरों का विकृत आकार, वो अक्षरों को टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं। विराम चिन्हों से संबंधित त्रुटियां, सही स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार संबंधी त्रुटियां। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो फ्रेंड्स, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक तथा पदार्थवाचक। नेक्स्ट है, राम श्याम कौन सी संज्ञा है? तो फ्रेंड्स, राम और श्याम ये किसी के नाम हैं, जो किसी का नाम होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध खट्टा कौन सी संज्ञा है? तो क्रोध और खट्टा भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के भेद बताइए। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के भेद बताइए। तो विशेषण के कुल 5 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं?
जो शब्द क्रिया के होने की रीति, समय, स्थान, दिशा आदि के बारे में कोई विशेष सूचना देते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति से क्या अभिप्राय है? तो एवं मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है? तो लोक में प्रचलित उक्ति, मुहावरे वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ पूरा एक कथन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूल्यांकन से क्या आशय है? तो बच्चों ने कहाँ तक सीख लिया, सीखना कैसे हुआ, वह कहाँ गलतियाँ कर रहा है, उसके व्यवहारों में कहाँ तक परिवर्तन हुआ, उसे कहाँ और कितनी मदद की आवश्यकता है, मूल्यांकन से यही आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का सतत मूल्यांकन आप किस प्रकार करेंगे? तो शिक्षण के मध्य बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछते रहना, शब्दार्थ पूछते रहना, अभ्यास के प्रश्नों पर चर्चा करते रहना ही सतत मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षमता का क्या अर्थ है? अक्षम यानी सक्षम ना होना, यानी किसी कार्य को करने में सक्षम ना होना अक्षमता कहलाता है। क्षमता की दृष्टि से सीखने में असमर्थ होना। तो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।